स्टार्ट कर दो या बच्चों के आने का वेट करना है? बस 2 मिनट वेट कर लीजिए। हम्म। ओके मैम, शुरू करो, आएंगे फिर है ना धीरे धीरे स्टूडेंट। यू शुड स्टार्ट द क्लास। एम आई ऑडिबल? निधि? यस यस। ओके। रोहित, आई एम नॉट एबल टू शेयर माई स्क्रीन। यू कैन शेयर नाउ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? ज्वाइन द क्लास।
मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस। मैम। यस मैम। ओके, चलो आज स्टार्ट करते हैं। हम हमारी एंटी हाइपरटेंसिव है डायूरेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स क्या होते हैं भाई? व्हाट आर डायूरेटिक्स? जो भी किडनी में यूज होने वाली ड्रग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स, ठीक है। ऐसे ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंस जो हमारे किसको बढ़ाते हैं, किडनी की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। कई कई बार क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर किसी की किडनी प्रॉपर वर्क ना करे, प्रॉपर फिल्ट्रेशन ना हो, ठीक है, या फिर फिल्ट्रेशन की रेट कम हो जाए, किसी भी प्रकार की किडनी की कोई प्रॉब्लम अगर फिल्ट्रेशन से रिलेटेड आती है तो उसमें हम यूज करते हैं डाईयूरेटिक्स, ठीक है। जनरली जो डायूरेटिक्स है हम उसको और क्या बोलते हैं, वाटर टैबलेट, ठीक है। हम जनरल भाषा में इसको बोल सकते हैं वाटर टैबलेट, ठीक है। अब देखो जो डायूरेटिक्स होते हैं ना, इनकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं जो क्या करती हैं, जितने भी डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में पानी के लेवल को बढ़ाते हैं, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स होते हैं तो सबके काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि डायूरेटिक्स चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, लेकिन किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन उसका मेन वर्क क्या होगा कि वो आपके वाटर लेवल को किडनी के थ्रू बढ़ाएगा, ठीक है। वो जनरली आपके एक्सक्रीशन रेट को क्या कर देगा, वाटर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहली ड्रग मेरी कौन सी है, गोकरू, ठीक है। जनरली गोकरू का देखो प्लांट जो है वो इस तरीके का दिखता है, येलोइश फ्लावर होते हैं इसके अंदर, लेकिन जो इसके अंदर ये देखो, ये तुमने कभी देखा होगा, वो चढ़ाते हैं ना शिव जी को, एक फल चढ़ाते हैं धतूरा, सिमिलरली कुछ कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन इसका साइज उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसमें भी कांटे कांटे टाइप के होते हैं, और हम जनरली इसका क्या यूज करते हैं, पाउडर फॉर्म यूज करते हैं, या एक्सट्रैक्शन निकाल के इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करते हैं। तो जनरली गोखरू क्या है, तुम्हारा एक एनुअल प्लांट है, ये साल पूरे 12 मासी है, पूरे साल तुमको अवेलेबल होता है, और ये कैल्ट्रॉप फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। सॉरी, कैल्ट्रॉप मतलब ये मान के चलो कि जनरली तुम्हारा गोखरू पूरे साल पाया जाएगा, और किस फैमिली से बिलोंग करेगा, जाइगोफिलेशिया, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जाइगोफिलेशिया, ठीक है। जनरली ये किस क्लाइमेट में बढ़ता है, इसकी जो खेती की जाती है, इस प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा ड्राई क्लाइमेट में होती है, ठीक है। बाकी सारे प्लांट्स के कंपैरिजन में इसका जो सर्वाइवल होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। जनरली इसको हमेशा सूखी एरियाज ही पसंद आते हैं, वहां पे इसकी ग्रोथ ज्यादा बेटर होती है। इसके सिनोनिम्स क्या है, हम इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम छोटा गोखरू बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तेलुगु भाषा में बोला जाए तो पलेरू बोला जा सकता है, पंचोवाइन बोल सकते हैं, गॉड्स हेड बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स। जनरली अगर मैं बात करूं कि जनरली मेरा गोखरू आता कहाँ से, तो जनरली क्या होता है कि जो गोखरू है वो एक पका हुआ फल होता है, जो किससे मिलता है मुझे, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, जाइगोफलेशिया से। क्लियर हो गया कि इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इसके जो पके हुए फल हैं वो मिलते हैं मुझे ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस से, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, जाइगोफिलेशिया से। इसके अंदर पाए जाने वाले कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर सेपोगेनिन्स पाए जाएंगे, और दूसरा क्या पाया जाएगा, स्टेरॉइडल्स। सेपोगेनिन्स का काम क्या होता है, जनरली सैपोगिनिस कौन कौन से होते हैं, ऐसे एक ही प्रकार का नहीं होता, अलग अलग होते हैं, लेकिन सबकी फंक्शनिंग करने का तरीका अलग होता है, बट सबका रिजल्ट सेम आता है, बस थोड़े से परसेंटेज ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। कौन सा होगा, डायोस्जेनिन, क्लोरोजेनिन, हेकोजेनिन, ठीक है। ये सारे क्या है, इनमें से जो भी नाम इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। स्टेरॉइड्स में कौन से होते हैं, टेरेस्टेरॉइड एफ, ठीक है। ट्रिलिन याद कर सकते हो, डायोसिन याद कर सकते हो, ग्रेसिलिन, जो तुम्हारे टंग को इजी हो वो तुम ज्यादा अच्छे से याद करोगे। तो इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो हमारा सेपोगेनिन्स पाया जाता है, दूसरा हमारा स्टेरॉइडल्स पाए जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, तो इसके थेरेपेटिक एफिकेसी। थेरेपेटिक एफिकेसी मतलब इसका जो रिजल्ट है वो हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट देता है। थेरेपेटिक इफेक्ट क्या क्या है, ये तो क्लियर है कि हम किडनी से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे वाटर के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एक्सक्रीशन लेवल को बढ़ाएगा। क्या क्या होगा, देखो जब बॉडी बिल्डिंग का काम होता है तब इसका यूज सबसे ज्यादा यूज होता है। डायूरेटिक एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद किसी भी फीमेल को जब पिकॉड की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है पिकॉस की प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, जो माइनर से हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी कई बार हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड के डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी गोखरू का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है। हमारे स्किन के ट्रीटमेंट में भी इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होगा, हार्ट पे भी काम करेगा, ब्रेन पे भी वर्क करेगा, स्किन पे भी वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद एंटी एजिंग इफेक्ट, मतलब जो बुढ़ापा है उसको, हमारी स्किन को यंग बना के रखने में भी एंटी एजिंग का भी सबसे अच्छा काम करेगा। डायूरेटिक का भी काम कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग का भी काम कर रहा है। अब इसमें से जो तुम लोगों को याद रह जाए वो तुम आसानी से मेंशन कर सकते हो। इसमें डायूरेटिक्स में तुम्हें सिर्फ दो ड्रग्स पड़ती हैं, पहला तुम्हारा गोखरू, दूसरा तुम्हारा हो गया पुनर्नवा, ठीक है। सेकंड ड्रग कौन सी है मेरी, पुनर्नवा, ठीक है। अब ये जो तुम इसके प्लांट देख रहे हो ना, ये जनरली क्या है, देखो पुनर्नवा, ये कह सकते हो कि तुमने कभी सिंगाड़े की खेती अगर देखी हो, तो उसकी जिस टाइप की खेती, मतलब जिस टाइप से उसका जो लुक होता है ना प्लांट, उसके जैसा सिमिलर कुछ कुछ हद तक दिखता है, ठीक है। ये भी एक डायरेटिक की तरह यूज होगा, ठीक है। जो पुनर्नवा है वो कौन सी स्पीसीज है, एक फूलों वाली स्पीसीज है, मतलब इस प्लांट में फूलों की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, ठीक है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है ये, 4 o'clock फैमिली, ठीक है। इसको हम पुनर्नवा भी कह सकते हैं। पुनर्नवा का मतलब क्या होता है, जो बार बार रीजनरेट होता जाए, रिजेनोवेट होता जाए, ठीक है। आयुर्वेदा में हमारा क्या करता है, बॉडी को रिनोवेट करने का काम करता है, उसको नया बनाने का काम करता है हर बार, इसलिए हम इसको पुनर्नवा भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं तो इसको हॉगवीट भी बोला बोला जाता है, ठीक है। सोथागिन भी, सोतगिनी भी बोला जाता है, किसमें, संस्कृत में। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, संस्कृत में ये बोलते हैं, आप तो जनरली सिनोनियम हेडिंग डालना और लिखना हॉगवीट, ठीक है, राताकुंडा या फिर सोतगिनी, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसके सूखे हुए जो पार्ट होते हैं, इसकी जो हर्ब होती है वो सूखी हुई कलेक्ट की जाती है, ड्राई फॉर्म में कलेक्ट की जाती है, किससे की जाती है, बोरहाविया डिफ्यूजा। किस फैमिली से बिलोंग करता है, नाइटा गिनीशिया, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या पाए जाएंगे, सबसे पहले तो अल्कलॉइड है, ठीक है। अब अगर पुनर्नवा वर्ड याद हो गया तो तुम्हें इसका अल्कलॉइड याद हो जाएगा, पुनर्नवा वाइन, ठीक है। उसके साथ और क्या क्या पाया जाएगा, इसमें से इजी इजी देख लो, ट्राई ऐसे ट्राईऑक्टानॉल, ये याद हो जाएगा। पाल्मिटिक एसिड याद हो जाएगा, ठीक है। यूरोसिक एसिड, यूरोसिलिक एसिड, ये याद हो जाएगा। और इसमें से क्या याद कर सकते हो, एलोइंटोइन, ये याद हो जाएगा। इसमें से जो नाम इजी लगे, ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमारे पुनर्नवा में पाए जाते हैं। अब इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है, लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है, किसी को ओबेसिटी कम करनी है, किसी को मोटापा कम करना है तो उसमें अच्छा काम करता है। शुगर की पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट में भी बहुत अच्छा वर्क करता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उसमें भी पुनर्नवा अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद डायूरेटिक तो है ही है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आर्थराइटिस मतलब जो हड्डियों में पेन होता है, जोड़ों में, गठिया बाई जैसे बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, तो वो आर्थराइटिस पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर पेट संबंधी कोई भी डिसऑर्डर है या कोई भी प्रॉब्लम है तो ये उस पे भी बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देता है। तो जनरली डायूरेटिक्स में हमने दो ड्रग्स पढ़ी हैं, पहली हमारी हो गई गोखरू और दूसरी हो गई मेरी पुनर्नवा। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है किसी को, नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स, ठीक है। हमारे सिलेबस में टॉपिक ज्यादा है लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल हमें पढ़ना है वो बहुत कम है। अगर ध्यान से देखोगे तो डायूरेटिक अपने आप में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, लेकिन तुम्हें उसकी सिर्फ दो ड्रग्स पढ़नी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स का नाम तो सबने सुना होगा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं,
विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन एंजाइम्स क्या होते हैं? एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन होता है जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है। अगर वो हमारे शरीर में काम कर रहा है तो हम उसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है? मान लो कि एक केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, A+B, ठीक है। इससे मिलकर बनता है क्या? C और D, ठीक है। लेकिन A और B जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक सी और डी की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। मतलब मान लो कि ए जब पहुंचेगा किसके पास? बी के पास, तब हमारा मिलके क्या बनेगा? सी। लेकिन अगर ए इतना सक्षम नहीं है कि वो बी के पास खुद से पहुंच पाए, तो यहाँ पे क्या होता है? एंजाइम्स का काम होता है। एंजाइम्स पास में आते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? आपके ए के पास आएंगे, ए को पकड़ लेंगे, ए उससे जुड़ जाएगा, फिर ये कैटलिस्ट चल के जाएगा बी के पास और वहां जाके ए को छोड़ देगा, ठीक है। और कैटलिस्ट वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। कैटलिस्ट क्या करते हैं? सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया, जो भी हमारी क्रिया हो रही है उसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन अपना कोई रिजल्ट शो नहीं करते। इनका काम है सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना, यहाँ से पकड़ के इसके पास उसको ले गए, अपना काम कर दिया, वापस आ गए। अगर इसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट देखा जाए तो इनका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता। तो जनरली एंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरीके का प्रोटीन होता है जो एक कैटलिस्ट का काम करता है। अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? हमारी रिएक्शन को बढ़ाता है, एक्सिलरेट करता है। कोई भी रिएक्शन हो रही है, हो नहीं पा रही है, तो एंजाइम्स क्या करेंगे? उसको पूरा करवाने में मदद करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जो प्रोसेस मैंने तुम्हें बताई थी ना, कि एंजाइम पकड़ेगा, प्रोडक्ट के पास तक लेके जाएगा, प्रोडक्ट बनवाने में मदद करेगा, लेकिन प्रोडक्ट के साथ अपना कोई भी रिश्ता नहीं रखता कि भाई मेरा भी कोई असर होना चाहिए। उसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता। वो जनरली अपने आप में अलग रहता है। उसका काम होता है सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करवाना, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक की प्रोसेस होती है सेल के अंदर, उसमें की जरूरत पड़ती है? उसमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि वो आसानी से उसकी प्रोसेस को क्या कर सके? फास्ट कर सके। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? एंजाइम्स का, ठीक है। अगर हम एंजाइम की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या कहलाया जाता है? एंजाइमोलॉजी, ठीक है। अगर मैंने एंजाइम के बारे में कोई स्टडी की है तो वो क्या कहलाएगी? एंजाइमोलॉजी, ठीक है। अब जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया है? कैटलिस्ट, ठीक है। हमारे बॉडी में, मतलब हमारे इसमें 5,000 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन सभी में पार्टिसिपेट कौन करता है? एंजाइम्स, ठीक है। बहुत सारे अदर बायोकैटलिस्ट भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि आरएनए मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स। क्लियर है ये वाली बात? अब एंजाइम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिकली कहाँ से आते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, या किसी भी काम को करने में जो एनर्जी लग रही है, उसका रेट अगर बढ़ाना है तो एंजाइम का यूज हम कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम क्वेश्चन आया, हमने सबसे पहले लिखा कि एंजाइम एक प्रोटीन होता है जिसको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। ये हमारी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट, हमारी केमिकल रिएक्शन में भाग तो लेता है, लेकिन उसमें कोई भी अपना थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देता, और प्रोडक्ट बनाने के बाद अपने आप अलग हो जाता है, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है सेल के अंदर, जिसको कराने के लिए एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंजाइम हमारी बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट करता है, उनकी स्पीड को बढ़ा देता है। एंजाइम अपने आप में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम किसी अदर कैटलिस्ट की बात करें, जैसे कि आरएनए मॉलिक्यूल, ये भी अपने आप में कैटलिस्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स, ठीक है। एंजाइम के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाएगा एंजाइमोलॉजी। क्लियर हो गई यहाँ तक? ये था ओवरऑल तुम्हारा एंजाइम के बारे में। अब कौन कौन सी ऐसी ड्रग होती हैं, ऐसे कौन कौन से
तुम्हारे एक्टिव ड्रग, क्रूड ड्रग्स हम लेते हैं जिसमें एक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में जाकर के पर्टिकुलर रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में मदद करते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा पपाया। पपाया मतलब पपीता, घर में सबने देखा होगा, सबके घर में आया है। ठीक है, तो हम पपाया को और क्या बोलते हैं? पापाइन। पपाया कहलाता है पापाइन। ठीक है, पापाइन जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कच्चा पपीता होता है, कच्चा पपीता को तोड़ा जाता है, उसमें से एक दूध टाइप का निकलता है। ठीक है, उसमें से हम निकालते हैं एक एंजाइम जिसका नाम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये बड़े बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स। मतलब अगर पेप्टाइड की एक लंबी चेन है, सॉरी, अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन है, अगर तुमने कोई ऐसा प्रोटीन वाला पार्ट खाया है, अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का। अगर मेरी बॉडी में किसी भी प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की कमी है, तो हम बाहर से इसको दे करके फुलफिल कराएंगे। ये क्या करेगा कि आपने कोई भी प्रोटीन खाया, ऊपर से आपने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पिया, उसके बाद क्या होगा? ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जाएगा, अमाइनो एसिड की लंबी चेन को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेगा, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, जैसे कि पेप्टाइड्स में, अमाइनो एसिड्स में तोड़ देगा। जैसे ये छोटे छोटे हिस्सों में टूटेंगे, इनकी मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगी और खाया हुआ पच जाएगा। तो ये काम होता है मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध नहीं पचता, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चीज वाला मटेरियल जो होता है या पनीर होता है, ठीक है, ये सारे मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप में कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है और सीक्रेट करती है। अगर उन एंजाइम्स की कमी हो जाए तो हमें बाहर से ये इनटेक करने पड़ते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात कि पपाया क्या है? तुम्हारा एक कच्चा या रॉ मटेरियल है। इसको हम पापाइन भी बोलते हैं। पापाइन क्या होता है? एक तरीके का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कच्चे पपीते से निकाला जाता है। ये बड़े से प्रोटीन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के क्या बनाता है? पेप्टाइड्स बनाता है और अमाइनो एसिड्स बनाता है, और ये आसानी से हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं। यहाँ मेरे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? देखो, लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट, मतलब लेटेक्स क्या होता है? जो कच्चा पपीता होता है उसमें से जो दूध निकलता है उसको कलेक्ट करा जाता है, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको लिया जाता है। कभी भी पके पपीते में से नहीं, कच्चे पपीते का कलेक्ट करते हैं। और किस प्लांट से करते हैं? कैरिका पपाया। कैरिका पपाया लिन किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैरिकेशिया। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? देखो, हमने पापाइन पढ़ा था, तो सबसे पहले हम पापाइन लिख देंगे। पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का एक पार्ट होता है। अमाइनो एसिड की लंबी चेन हो गई प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे अमाइड्स पाए गए, पॉलीपेप्टाइड्स पाए गए और पापाइन पाए गया। ये तीन तो तुम्हें यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। अब इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है? सबसे पहले तो, अगर तुम्हारी बॉडी में कहीं पे भी दर्द है या स्वेलिंग है, उसको रिड्यूस करेगा। अगर पानी पानी की कमी हो गई है बॉडी में, तो वाटर रिटेंशन की कमी को फुलफिल करेगा। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा करके। ठीक है, कई बार क्या होता है, बोलते हैं ना, पेट में कीड़े हो गए, कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है, तो ये उस कंडीशन में क्या होता है, पैरासाइटिक जो वॉर्म्स होते हैं उनके भी ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे गले में या तुम्हारे फेरिंग्स में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है, उसको ये क्योर करता है। डायरिया हो तब भी ये यूज होता है। हे फीवर, रनी नोज, सर्दी जुकाम बुखार हो तब भी, या फिर कोई स्किन कंडीशन हो जैसे कि सोरियासिस, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में पापाइन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? दूसरा ड्रग कौन सा है मेरा? डियास्टेज। ठीक है, अब देखो, दो ड्रग ऐसी हैं जिनके तुम्हारे पास कोई भी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं होंगे। अगर तुमको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो एक बार गूगल पे सर्च करके देखना कि इसके बारे में वो किस टाइप के पिक्चर्स तुम्हें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देखो, ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है?
डिएस्टेसिस से, जिसका मतलब क्या होता है, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब किसी भी चीज को अलग अलग करना, ठीक है। मान लो तुमने ग्लूकोज खाया है, अब ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाकर के किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में, फ्रक्टोज में, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होगा। तो जो डिवाइड करने का काम होता है वो किसका होता है, मेरा एंजाइम का, ठीक है। अब इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो डियास्टेज एंजाइम है वो पाया जाता है किसमें, माल्ट में। अब जो क्या होता है, जब कोई सीड उगता है, तुम लोगों ने खाया होगा ना, अंकुरित दाने खाओ जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, भूख अच्छी लगती है। तो ये जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है ना, ये वही वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, माल्ट। ये एक प्रकार का क्या है, डिएस्टेज एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी तुमने खाया है उसको कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो तुमने शुगर खाई है ना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसका पाचन करवाने में ये मदद करता है। इसको और क्या बोला जाता है, अमाइलेज, सलाइवरी डाइस्टेज या माल्ट डाइस्टेज, ठीक है। तो ये इसलिए तुमको इसका फोटो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका फोटो इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी पेड़ से नहीं मिल रहा। जो अंकुरित वो होता है ना, अंकुरित बीज, उसमें से ये निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, डाइस्टेज। इसका काम क्या होता है, सेपरेशन करना। जो भी तुमने ग्लूकोज खाया है वो बॉडी में जाकर के किस में बदलेगा, छोटी छोटी यूनिट्स में बदलेगा। जैसे कि स्टार्च बदल गया माल्टोज में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स में बदलेगा, जिसकी वजह से जो पाचन की क्रिया है, जो पचने की क्षमता है वो स्पीड अप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा, और इसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गए, जितने भी बार्लेज ग्रेन होते हैं, तुमने भी सुना होगा, जितनी भी अपनी दालें होती हैं, या फिर ओट्स हो गए, बार्ले हो गया, बार्ले सुना होगा ना तुमने, क्या बोलते हैं उसको, टीवी में ऐड ऐड नहीं देखा, गूगल पे सर्च करके देखना, कि जैसे गेहूं टाइप का नहीं होता, उसमें ही बोलते हैं, जो हमारे मल्टी ग्रेन्स होते हैं ना, उसी का पार्ट होता है बार्ले, ठीक है। जनरली किस फैमिली से बिलोंग करता है, पोशी पोशी पोशिया, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, पोशिया। और जनरली हमारा कौन सा ग्रेन होता है, हॉर्डियम वुल्गेर। एक बार इसको सर्च करके देखना, जो डिएस्टेज होता है वो जनरली, बार्ले सर्च करना, बार्ले जो होता है उसी को अंकुरित करके उसी से मटेरियल निकाला जाता है, उसी से बोलते हैं डिएस्टेज। जो मटेरियल मिलता है ना वो एंजाइम कहलाता है डिएस्टेज। क्लियर है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या पाए जाते हैं, डेक्स्ट्रिन, माल्टोज, ग्लूकोज और डायस्टेज। क्लियर है। थेरेपेटिक यूज क्या है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद प्री डाइजेस्टिव स्टार्ची फूड, मतलब क्या होता है, हमारा जैसे हम मुंह में खाना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे मुंह से ही चीजों का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में सलाइवा है, थूक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। इसमें भी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, कुछ हिस्से को तो मुंह में ही क्या करने लगता है, डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। फिर जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक में भी हमारा क्या पहुंचता है, थूक भी पहुंचता है। हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड होता है, जो भी सलाइवा होता है, उसके साथ मिक्स होके हमारा पेट में पहुंचा, तो वो एंजाइम वहां पे भी काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। इसके बाद प्री डाइजेस्टिव जो पार्ट होते हैं, जनरली जो स्टार्ची फूड होता है, उसको भी क्या करता है, मुंह में ही हमारे डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और जनरली क्या करता है, जो स्टार्च होता है ना, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है। अब ये सिर्फ शरीर की बात नहीं हो रही है, ये हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा, जैसे अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, सड़ाने वाली जो प्रोसेस होती है, वाइन बियर वगैरह जो बनाने की होती है, उसमें भी कुछ एंजाइम्स और बैक्टीरिया डाले जाते हैं। उनका काम यही होता है, ठीक है। जो मेन शुगर है उसको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, ताकि उसका डाइजेशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। सेकंड ड्रग कौन सी है तुम्हारी, पैंक्रिएटिन, सॉरी लास्ट ड्रग है पैंक्रिएटिन। पैंक्रिएटिन क्या है भाई, ये भी एक तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज होते हैं ना, ये उससे रिलीज होता है, ठीक है। जो हमारे शुगर को, प्रोटीन को, और जो भी तुमने फैट वाली चीजें, ऑयली चीजें खाई ना, उनको डाइजेस्ट कराने में मदद करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब बॉडी बहुत ज्यादा, मतलब क्या होता है, क्या बोलना चाहिए इसको, देखो अगर मेरी बॉडी में किसी भी प्रकार के एंजाइम की कमी आई है तो तुम क्या करोगे,
बाहर से इनटेक कराओगे। अगर तुम बाहर से अपने शरीर में इन सब चीजों को, एंजाइम्स को नहीं दोगे, तो पचने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोन होने की दो जगहें होती है जनरली, या तो किडनी में स्टोन होता है, या फिर गॉल ब्लैडर में होता है। किडनी का जो स्टोन होता है वो ऑपरेट करके निकाला जा सकता है, या फिर ज्यादा पानी पी करके उसको निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मेरी बॉडी में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, तो गॉल ब्लेडर अपने आप में एक ऐसा पैकिंग वाला मटेरियल होता है कि उसमें से कहीं से कोई ओपनिंग नहीं होती है। अगर उसमें स्टोन हो गया, तो वो स्टोन आप सिर्फ बढ़ने से रोक सकते हो, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर सकते, या फिर उसमें से ऑपरेशन करके आप स्टोन बाहर नहीं निकाल सकते। आपको पूरा ब्लैडर ही बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, ऐसे ऐसे पेशेंट्स में कैल्शियम का इंटेक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब स्टोन बनता है ना, तो स्टोन को पनपने के लिए कैल्शियम बहुत मायने रखता है। जितना ज्यादा कैल्शियम बॉडी में मिलता जाएगा, स्टोन बड़ा होता जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आपने गॉल ब्लैडर ही बॉडी से बाहर निकाल दिया, आप मान लो कि आपका जो स्टोन का साइज है, पथरी का साइज है, वो बहुत बढ़ गया है, अब उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा, तो गॉल ब्लैडर को ही निकाला जाता है, ठीक है। जब गॉल ब्लैडर को ही निकाल दिया, तो उतना उतना हिस्सा खाली हो गया। उसमें से जो एंजाइम्स निकलते हैं ना, वो क्या करते हैं, तुम्हारे चीज वाले मटेरियल को, जो हैवी ऑयली मटेरियल्स होते हैं ना, मैदा वगैरह वाला, इन सारे मटेरियल को पचाने के लिए वही सबसे ज्यादा काम आते हैं। जब तुम्हारी बॉडी में ऐसे मटेरियल बनने बंद हो जाएं, या फिर तुम्हारी बॉडी से ऐसे पार्ट को निकाल दिया जाए जहां से ये एंजाइम्स बनता था, तो ये क्या करते हैं, जो बचे कुचे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, उनसे काम चलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों द्वार खुल जाते हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। फिर ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, हमारी बॉडी पे फ्लूइड चढ़ाए जाते हैं, ताकि बॉडी हमारा वाटर बैलेंस मेंटेन कर ले, ठीक है। तो ये कंडीशन कब आती है, जब हमारी बॉडी में इस टाइप के पचाने के लिए एंजाइम्स ना हो, ठीक है। या तो उसमें कैंसर की प्रॉब्लम हो जाए तो पैंक्रिया निकाल दिया जाए, या सिस्ट हो जाए, गठान हो जाए तो निकाल दिया जाए। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, पैंक्रिएटिन को बाहर से बॉडी में डालते हैं। अब इसके सिनोनियम्स क्या है, इसके मेन कंडीशंस, सॉरी, सबसे पहला नाम क्या है, डियास्टेस वीरा, ठीक है। जाइपनार, इसमें से जो नाम इजी लगे वो याद कर लेना। डायस्टेज तो ऊपर पड़ा था, तो तुम वीरा नाम ऐड करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। पेंड्रोटेनन, अगर ये याद हो जाए तो बेशक लिख सकते हो, क्लियर है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं भाई, जो पिग्स या हॉग होते हैं ना, उनके जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं उससे निकाले जाते हैं। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सुडाई, ठीक है। या फिर किसके ये ऑक्स या काफ वगैरह होते हैं ना, उनके पैंक्रियास से निकाले जाते हैं। यहाँ जानवरों के बॉडी के पार्ट से आप उस एंजाइम्स को एक्सक्रीट कराते हो, कलेक्ट करते हो, उसको मैन्युफैक्चर करते हो, और फिर ह्यूमन बॉडी में इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किस फैमिली से बिलोंग करके, अगर किसी भी हॉग या पिग से लिया गया है, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, सुडाई। और अगर किसी भी ऑक्स या फिर काफ की फैमिली से लिया गया है, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, बोविडाई, ठीक है। इसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ठीक है। मेन तीन का काम होता है, जो ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को हाई करते हैं। कौन से, शुगर वाले मटेरियल को और फैट वाले मटेरियल को मेटाबोलाइज करने में, या प्रोटीन को तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। थेरेपेटिक इफिकेसी क्या है, तो भाई अच्छी सीधी सी बात है, अगर ये तुम्हारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रिलीज होते, या इसकी किसी भी प्रकार की कमी हो जाए, तो तुम्हारा जो डाइजेशन है वो बहुत वीक हो जाता है या स्लो हो जाता है, और जो तुम्हारी इंटेस्टाइन है ना, उसके लिए वो हेल्दी नहीं होता, ठीक है। ये इसका मेन रीजन है। तुमको लूज मोशन और वॉमिटिंग होना बहुत स्वाभाविक सी बात हो जाएगी, फिर तो ये आम बात हो जाएगी। लास्ट है तुम्हारा ईस्ट। ईस्ट तो सबने पढ़ा होगा भाई। ईस्ट क्या होता है, एक तरीके से ईस्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, किस फैमिली का मेंबर होता है, फंगस किंगडम का। फंगस तुमने सुनी होगी, फफूंद, फफूंद जिसमें बोलते हैं ना, वही कहलाता है तुम्हारा ईस्ट। अब एक ब्रेड लो, एक ब्रेड को तुम हल्का सा गीला करके और किसी भी कॉर्नर पे छोड़ के रख के छोड़ दो, 2 दिन बाद देखोगे उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, फफूंद आ जाती है, वो कहलाती है तुम्हारी एक प्रकार से ईस्ट, ठीक है। अब जो ईस्ट है वो किस स्पीसीज का पार्ट है भाई,
किस स्पीसीज का पार्ट है? सेक्रीमाइसिस कैरिविसा है। ठीक है। ये क्या करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और अल्कोहल में। किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन। ईस्ट का काम होता है सड़ाना। ठीक है। ईस्ट क्या करता है, तुम्हारी बॉडी में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। अगर अल्कोहल ही नहीं बनेगा ना तो खाना पचेगा नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा HCl है वो क्या है, जो HCl है वही तुम्हारा क्या बनाएगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके अल्कोहल बनाएगा। कहते हैं ना, खाने के बाद नींद आती है, क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी खुद अल्कोहल बनाती है। क्योंकि खाना किससे पचेगा? उसी से पचेगा, जो ग्लूकोज तुमने खाया है ना, खाने के साथ जो भी तुम्हारी शुगर इनटेक गया है, खाने के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो भी ग्लूकोज है, वो किस में कन्वर्ट होता है? यही माल्टोज फ्रक्टोज इन सब में छोटे छोटे पार्ट में टूटता है और अल्कोहल बनाता है। ठीक है। तो जनरली जो ईस्ट होता है वो किस किस चीज में काम करता है? सड़ाने की प्रोसेस में काम करता है। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और अल्कोहल में। तो अपन जो खाते हैं ना वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ठीक है। जो रोटी सब्जी खाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज पाया जाता है, और ग्लूकोज क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में पार्ट लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। ठीक है। जनरली ईस्ट किस लिए यूज किया जाता है? बेकिंग की प्रोसेस में। किसी भी चीज का खमीर उठाना हो, इडली अगर बनाई जाती है, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी अमाउंट ईस्ट का डाल दिया जाए, या बेकिंग पाउडर, सॉरी क्या बोलते हैं, केक्स वगैरह में, या फिर क्या बोलते हैं, खमन ढोकला खाते हैं ना, उसमें ईस्ट डाल दिया जाए तो इनो की या नींबू की आवश्यकता खत्म हो जाती है। ये सड़ाने की प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करता है। जो बहुत लंबी लंबी पुरानी पुरानी जमाने की जो वाइन्स और अल्कोहल की बोतलें लेते हैं ना, वो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। कौन कौन सी अदर स्पीसीज होती हैं इसमें? देखो, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकन्स। ठीक है। ये कहाँ से पाई जाती है? जनरली पैथोजन से। और जनरली हमारे ह्यूमंस में क्या पहुंचाती है? नुकसान, इन्फेक्शंस क्रिएट करती है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इंडस्ट्री लेवल की बात करूं, तो जनरली ईस्ट को हम आजकल कैसे यूज करने लगे हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसके अंदर? माइक्रोबियल जो सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर एज अ माइक्रोबियल फ्यूल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इथेनॉल। और इथेनॉल हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है डिसइंफेक्शन के लिए। या फिर टैबलेट्स बना रहे हो जो कि तुम्हारी हाइड्रोफोबिक नेचर की है, लेकिन तुम्हें अब आटा तो लगाना ही पड़ेगा, तेल से तो आटा लगने से रहा, तो हम इथेनॉल वगैरह का यूज करते हैं। और इथेनॉल जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आता है वैसे ही इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको सिनोनियम्स में क्या बोलेंगे? बेकर ईस्ट बोल सकते हैं, या फिर ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं। बेकर ईस्ट सबसे इजी है, याद कर सकते हो कि बेकिंग में यूज होता है। ठीक है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ऑब्वियस सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। ठीक है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कौन से मिलता है? ये ऊपर ही पढ़ाया था, सैकेरोमाइसिस क्रिवासाए। ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है भैया ये? नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं बट करने तो पड़ेंगे। सैक्रोमाइटेशिया फैमिली है। ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या पाए जाते हैं? अब तुम्हें जितने भी विटामिन के नाम याद है ना, वो सब डाल देना। विटामिन, सॉरी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बाइटिन, ये सब तुम्हारे क्या है? विटामिन के नाम है, इनके उसमें तुम ऐड कर सकते हो। थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है भाई? एक्जिमा में अच्छा रिजल्ट है इसका। गाउट में अच्छा रिजल्ट है। अगर डायरिया हुआ है तो उसमें, इन्फेक्शियस वाला डायरिया हुआ है उसमें बहुत अच्छा है। कभी कभी हार्ट की प्रॉब्लम में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सबसे अच्छा है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इंसानों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और डायबिटीज को कंट्रोल करने में ये सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है। ईस्ट में तो मैं अब समझ में आ गई होगी कि भाई ये तो घर में पाई जाने वाली चीजें हैं जो सड़ जाती हैं और फर्मेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करती हैं, सड़ाने की प्रोसेस को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी एंजाइम्स के वाले पार्ट कंप्लीट हो गए। इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ तुम्हारा एंजाइम्स कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट है एंजाइम्स में? किसी को कोई डाउट नहीं है, सब सो गए? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो वाइटामिन।
स्टार्ट करते हैं। वाइटामिन, वाइटामिन सबने पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बहुत अच्छा नाम बताए थे बहुत सारे वाइटामिन के। जनरली देखो, अगर विटामिन की बात होती है ना, तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। अब अगर तुम्हें नाम याद रखना है कि वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं और फैट सॉल्युबल, तो ADE के याद कर लो। वो होते हैं तुम्हारे ऑयल सॉल्युबल, बाकी सारे होते हैं तुम्हारे वाटर सॉल्युबल। ऑयल सॉल्युबल सिर्फ चार होंगे, ADE के। ठीक है, इसके बाद जो बचते हैं वो सब हो गए तुम्हारे वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब देखो विटामिन के बारे में लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे। देखो भैया, विटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमारे ऑर्गेनिजम्स को, मतलब हमारे शरीर को जरूरत के लिए बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब बहुत mg की क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में अच्छा रोल प्ले कर सके। ठीक है, अब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि हम बाहर से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी हम उसकी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो हमें कहाँ से मिलती है? खाने से। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भैया सब फ्रूट्स खाना छोड़ दो, सिर्फ दाल रोटी खाओ, और जो विटामिन वगैरह है वो हम सब तुमको टैबलेट से दे देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें क्या होता है, कई बार जो हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं ना, उससे हमें एक सफिशिएंट अमाउंट मिलता है। किसका? विटामिन्स का, मिनरल्स का। ठीक है, अब विटामिन्स जो है ना, वो किसी भी तीन ग्रुप का पार्ट नहीं है। देखो, ये नहीं कह सकती मैं कि, कुल मिला के बस इतना समझ लो कि विटामिन्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, इन सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इसकी किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी आती है, तो बाहर से उस डेफिशिएंसी को पूरा नहीं किया जा सकता 100%। आपको उस चीज के लिए बॉडी में, जो हम डेली में खाना खाते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। अगर किसी को चश्मा लग गया, तो इस चश्मे को हटाना बहुत मुश्किल है, और अगर गलती से भी नंबर बढ़ना या घटना स्टार्ट हो गया, तो फिर इसको हटाना, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। और विटामिन A क्या है? तुम्हारा ऑयल सॉल्युबल मटेरियल है। ठीक है, तो हमेशा बोला जाता है कि जब सलाद खाते हैं ना, सैलेड खाओ, तो सैलेड में कभी नमक और शक्कर नहीं डालनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक चम्मच कोई भी ऑयल, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो या घर में खाने वाला, तुम्हारा जो भी तुम खाना बनाने में यूज करते हो वो ऑयल हो, एक चम्मच ऑयल अपनी सैलेड में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्योंकि वाटर सॉल्युबल तो सारे तुम्हारी बॉडी को मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑयल सॉल्युबल विटामिन होंगे ना, वो बॉडी से एज इट इज निकल जाएंगे, क्योंकि उनको घुलने के लिए क्या चाहिए? ऑयल। और तुम्हारे सैलेड में क्या है? सिर्फ पानी पानी। इसलिए थोड़ा अमाउंट ऑयल का भी ऐड होना चाहिए, ताकि जो विटामिन तुम्हारे ऑयल सॉल्युबल हो, उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो सके और तुम्हें उसका रिजल्ट मिल सके। क्लियर है? देखो, अब विटामिन E की बात होती है। बहुत सारे जो विटामिन होते हैं ना, वो सिंगल मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जबकि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, तो विटामिन ई क्या है? ये चार मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, जिसमें से टोकोफेरॉल हो गया, टोकोट्राइनॉल्स हो गया, ये सब क्या है? ऐसे चार होंगे जो कि मिलकर के क्या बनाएंगे तुम्हारे? एक विटामिन E। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 13 विटामिन के नाम दिए गए हैं। जिसको याद करने की हिम्मत हो भाई, वो याद कर लेना। कौन सा किसमें रोल प्ले करता है वो देख लो। जैसे विटामिन E है, वो तुम्हारे सबसे पहले स्किन के लिए, बोन के लिए और आंखों के लिए, सबसे ज्यादा आंखों के लिए, विजन के लिए यूज होता है। विटामिन B भूख बढ़ाने के लिए, डाइजेशन के लिए, तुम्हारी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, या फिर तुम्हारे जो भी नर्व्स है उसकी एक्टिविटी के लिए यूज होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन बोला जाता है जिसको, जो भी हमारा फीटस होता है, ठीक है, या फिर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, जो इपिथेलियल और आई टिश्यूज होते हैं, उन सबको ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, विटामिन B3 की बात करें तो क्या होगा? कोएंजाइम्स, लिपिड कैटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव, इन सब ऑक्सीडेशन, इन सारी प्रोसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, विटामिन विटामिन B5, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड क्या करेगा? तुम्हारे प्रोटीन जो खाया है उसको पचाने के लिए, लिपिड जो खाया है उसको पचाने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए भी।
उसके बाद B6, ये भी सेम वही करेगा, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को, कोएंजाइम्स को, अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब विटामिन B7 की बात करूं तो मेरे स्किन के लिए, बालों के लिए, और मेरी मज्जा के लिए, क्या बोला, अस्थि मज्जा बोला जाता है ना उसको, जो तुम्हारी बोन मैरो होती है, जहाँ पे तुम्हारे आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैं बात करूं B9 की, ये क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, एम्ब्रोनिक नर्व सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। विटामिन B12 तुम्हारे बॉडी में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, उसकी सिंथेसिस को, नर्वस सिस्टम को, एपिथेलियल सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। विटामिन C तो सबको पता है भाई, बहुत सारे सीरम सबने पोत रखे हैं, बहुत अच्छे सीरम्स लगाए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स, और इसके बाद हीलिंग प्रॉपर्टी, अगर कहीं कट लग जाए तो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, जो तुम्हारा कार्टिलेज है, बोन्स हैं, टीथ हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, उन सब के इम्प्रूवमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए विटामिन C बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन दिए हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखो भैया, टाइप्स ऑफ विटामिन क्या बोले, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल भी दो प्रकार के हो गए, एक तो नॉन कॉम्प्लेक्स और दूसरा बी कॉम्प्लेक्स, नॉन बी कॉम्प्लेक्स और नॉर्मल बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है तुम्हारा, विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएंगे तुम्हारे, जो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनको खाने से क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। जिम जाते हो, जिम जाने से पहले क्या होता है, बायोटिन को घोल के पी लिया, बायोटिन का एक सैशे आता है, उसको पानी में डाल के एनर्जी ड्रिंक बना के पी लिया। ठीक है, ये सब काय में होते हैं, एनर्जी रिलीज कराते हैं। कौन कौन से, विटामिन B1, B2, B3, बायोटिन और पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, या फिर इनको नाम से याद करो, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, बायोटिन और पैंटोथेनिक एसिड, ये सब एनर्जी देंगे। ठीक है, उसके बाद हेमेटोपोइटिक कौन से होंगे, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। अब ये क्या होते हैं, जब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनका होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या देना होता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा जो बचते हैं वो कौन से होते हैं तुम्हारे, विटामिन B6, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सन डॉक्सामिन। ठीक है, सोर्सेस क्या क्या होते हैं भैया, मिलते कहाँ कहाँ से हैं, हर चीज रोटी सब्जी खाने से नहीं मिलेगी, सबके अंदर अलग अलग विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन कहाँ मिलेगा, मीट्स में, सैल्मन फिश में, या ग्रीन पत्तियों में। ठीक है ना, वेजिटेबल की बात करें तो ऑरेंज या येलो कलर की वेजिटेबल्स में। ठीक है, इसके बाद एप्रिकॉट्स खा लो, मैंगोज खा लो, डेयरी प्रोडक्ट्स खा लो, विटामिन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन B1 जितने भी तुम अनाज खाते हो उन सब में मिलता है, नट्स वगैरह जो भी तुम काजू पिस्ता बादाम खाते हो उसमें। B2 किस में मिलेगा, बीफ खा लो, बादाम खा लो, अंडे खा लो, मशरूम्स खा लो, तिल खा लो, पालक खा लो, उसमें क्या मिलेगा, B2। B3 की बात करूं तो अंडा, ब्रेड, दालें, मछली, ठीक है, मीट, नट्स, नट्स बोले तो काजू पिस्ता बादाम, इन सब में मिल जाएगा। ये लिस्ट मैं तुम लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगी, इसकी लिंक मैं शेयर, या फिर मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगी सर को, वहां से कलेक्ट कर लेना। तो ये चीज में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये तो तुम्हें सिर्फ रटना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजों में, कौन कौन से फलों में हमें कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी की बात करूं तो देखो भाई, सबसे पहले डेफिशिएंसी क्या हो गई, विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो आंखों से दिखना कम हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। विटामिन D की बात करूं तो मेरी बॉडी में रिकेट्स वगैरह जैसी, रैकेट्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो हड्डियां है ना वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन E की बात करोगे तो बॉडी में न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर एनीमिया, खून की कमी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर विटामिन K हट गया तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर खून निकल रहा है तो निकलता ही रहेगा, क्लॉटिंग होगी ही नहीं। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, खून का थक्का जमाना। अगर तुम्हारा हाथ गलती से कट जाता है, ब्लेड से कट गया या किसी चीज से कट गया, तो क्या होगा, थोड़ी देर में ब्लड अपने आप बंद हो जाता है निकलना, और उस जगह पे एक पपड़ी जम जाती है। वो किसकी वजह से होता है, की वजह से। ठीक है, ये ब्लीडिंग को मेंटेन करता है। इसमें और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि ब्लीडिंग की, क्लॉटिंग करने की एक प्रोसेस को
कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसमें विटामिन ई अपना बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विटामिन की कहानी हमने पढ़ ली, तो हमारे पास मार्केट में कौन कौन से ऐसे ऑयल्स या विटामिन अवेलेबल हैं जो कि हमारे बॉडी में इन सब चीजों को, कमियों को पूरा करते हैं। पहला है कॉड लिवर ऑयल। ठीक है भैया, मछली दिख रही है बहुत सुंदर सी। ठीक है, अब मुझे इसका लीवर तो मिला नहीं, इसलिए मैंने फिश का डायग्राम लगा दिया। इसका जो लीवर होता है ना, उससे एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या है भैया, ओलियम मॉरी। ओलियम मोरी बोल सकते हैं इसको। जनरली कहाँ से मिलता है, जो फिश होती है उसका जो लीवर होता है, वहां से उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करता है, ग्लैडिडाई। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या पाए जाएंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है, ईपीए, डीएचए और विटामिन ए एंड डी बहुत अच्छा पाया जाता है। तो आप सिर्फ दो याद कर लो, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ए एंड डी। ठीक है, थेरेपेटिक इफेक्ट क्या हो गए, बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो, किसी भी प्रकार की सूजन स्वेलिंग वगैरह हो, तो वहां पे क्या होगा, उसको कम कर देगा। पेन हो, आर्थराइटिस का जो पेन होता है, गठिया बाय में जो जॉइंट्स जो होते हैं वो सूज जाते हैं और बहुत पेन करते हैं, उस कंडीशन में ये क्या यूज होता है, कॉड लिवर ऑयल। किसी भी इंसान को एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो कॉड लिवर ऑयल यूज किया जाता है। ब्रेन के फंक्शन के लिए और आंखों की रोशनी के लिए विटामिन, कॉड लिवर ऑयल बहुत, जैसे कि विटामिन ई के कैप्सूल्स खाए होंगे स्किन नरिशमेंट के लिए। ठीक है, तो वो सब किससे निकलते हैं तुम्हारे, एनिमल सोर्सेज से। ठीक है, जितने भी ऑयल सॉल्युबल हमारे वो हैं, विटामिन हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सोर्स होता है क्या, एनिमल सोर्स। बहुत कम सोर्सेज पाए जाते हैं हमारे वाटर ऑयल सॉल्युबल के लिए, किसमें, प्लांटेशन में, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसके बाद क्या होगा, बोन की डेंसिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद डायबिटीज के चांसेस को कम करता है, किसमें, प्रेगनेंसी में, या फिर जो नवजात बच्चा होता है ना उसमें, उसको रोकता है, किस चीज को, डायबिटीज होने से रोकता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। नेक्स्ट बात करें भाई, अभी नॉर्मल फिश देखी थी, अब ये शार्क आ गई। अब ये शार्क के लीवर से जो निकाला जाएगा एक्सट्रैक्ट, जो ऑयल निकाला जाएगा वो कहलाएगा शार्क लीवर ऑयल। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या है, ओलियम सिलिकॉइड्स। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई फिश है, शार्क है, उसका फ्रेश लीवर निकाला जाता है, या उसकी शार्क की कोई भी स्पीसीज है, उसका लीवर निकाला जाता है, उसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। ठीक है, और उससे जो एक्सट्रैक्ट निकालता है, जो ऑयल निकलता है, उसको आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, स्टोर करते हो। किस फैमिली से बिलोंग करता है, कार्कारेनिडिया, कार्कानिडिया। ठीक है, इंडिया में जनरली कौन कौन सी चीजों से अवेलेबल हो सकता है भैया, अपने इंडिया में शार्क ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलिडॉन, कार्केरियास, स्पायना, ये सब कॉमन है, जहाँ की इंडिया में हम जनरली शार्क लीवर ऑयल को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है भाई, सबसे पहले तो विटामिन ए मिल रहा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए क्या मिलते हैं, ग्लिसराइड्स। इसका मेन थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है, विटामिन ए मतलब आंखों की कमी के लिए बहुत अच्छा है, तो आंखों के लिए, सोर्स के लिए, आंखों की जो भी डिजीजेस है उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एंटी जीरोफ्थैल्मिक फैक्टर और सनबर्न ऑइंटमेंट, जितने भी ऑइंटमेंट्स होते हैं जो कि सनबर्न या सन टैनिंग में यूज होते हैं, स्किन से रिलेटेड, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। तो जनरली वाइटामिन पूरा नहीं आएगा, आएगी तो इसकी इस कहानी। तो जनरली वाइटामिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक शॉर्ट उसका इंट्रोडक्शन देना है, विटामिन क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, उनके नाम देने हैं, उनके सोर्सेज लिखने हैं, और डायरेक्टली इनके दो नाम बता देना है, एक तो कॉड लिवर ऑयल और एक शार्क लिवर ऑयल। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ खत्म हो जाता है तुम्हारा विटामिन। ठीक है, अब कल हम कंप्लीट करेंगे वोलेटाइल ऑयल और एंटी हाइपरटेंसिव। अगर आज कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी और झेलने की ताकत है।
और झेलने की कैपेसिटी है, आगे पढ़ाऊं? मैम कल कर लेंगे। चलो कोई नहीं, इसको रिवाइज जरूर करना, ठीक है? इसको रिवाइज करके रखना, इसके बाद इसके आगे का जो भी मटेरियल होगा वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, गुड बाय। गुड नाइट मैम।